बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मेडिकल कॉप। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारी NRE 2 की क्लास। एज एक्सप्लेन आज का हमारा टॉपिक होगा हिस्ट्री टेकिंग। आपका NRE 2 में जो हिस्ट्री टेकिंग का स्टेशन है 4 जगह पे आ जाता है। सबसे पहले मेडिसिन में, सर्जरी में, पीड्स में और गायनी ऑप्स में। तो NRE 2 में जो इन 4 स्टेशन में आपका हिस्ट्री का स्टेशन आ सकता है, लेकिन वेरी करता है। कभी कभार अगर ये मेडिसिन में आया तो सर्जरी में नहीं आएगा, सर्जरी में आया तो मेडिसिन में नहीं आएगा, और 50-50 होता है कि पीड्स में तो आना ही आना होता है हिस्ट्री वाला पोर्शन। क्योंकि पीड्स का जो पोर्शन है ना, कुछ वाइवा वाले टॉपिक्स हैं, कभी कुछ एक्सरे वो दे देते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, 50-50 भी ना करें आप, 40-60 कर लें। लेकिन मतलब अब एक हिस्ट्री वाला स्टेशन आपका या तो मेडिसिन में से आ जाएगा या तो सर्जरी में से। गायनी में से उसको 30-70 आप कर लो कि 30% शायद ना आए, लेकिन पीडियाट्रिक्स में आना ही आना होता है। अब जो हमारा हिस्ट्री टेकिंग वाला है, इसको हम करते हैं स्टेप वाइज। तो आपने जब भी हिस्ट्री लेनी है तो आपने ना स्टेप्स याद रखने हैं। जो अपना है मेडिसिन और सर्जरी का, इसके स्टेप्स हैं आपके पास सेम। 10 से 12 हमारे पास स्टेप्स हैं, तो वो आपके पास सेम है। जो हैं गायनी और पीड्स में, उसमें 1 से 2 स्टेप्स और ऐड होते हैं। जैसे कि अब जैसे आपने पीड्स की हिस्ट्री लेनी है ना, अगर वो आपने एक स्टेप मिस कर दिया, आपकी पीड्स की हिस्ट्री इनकम्प्लीट है, नंबर आपको मिलेंगे ही नहीं। जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मैं सारी स्टेप्स फॉलो कर गया, DDs बना दिए, हर चीज़ कर दी है, मैं भूल गया इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री। बच्चे में वो पूछनी है। अगर इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री का स्टेप आपने स्किप कर दिया तो मतलब आपकी वो हिस्ट्री बेकार गई है, जो आपने 6 मिनट में उस एग्जामिनर से लिया, ठीक है। तो वो एग्जामिनर का वो था, हेल्पफुल था, वो मुझसे पूछता गया और कोई होते हैं हेल्पफुल होते हैं, तो वो फिर मेरे ज़हन में आ गया कि मैंने पूछ लिया इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री का। तो अगर आप वो स्किप कर गए तो वैसे हमारे जो हम स्टेप्स याद करेंगे उनमें इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री का स्टेप है। तो आपने स्टेप्स नहीं भूलें। वो जो 12 स्टेप हैं, 11-12 स्टेप है, अगर उन स्टेप्स को जहन में रख लिया, उस स्टेप्स को ऐसे स्टेप वाइज नीचे आते जाना है। ये नहीं है कि एक स्टेप 6 आप जंप करके 7 पे, तो वो काम उल्टा है। तो ये याद होगा आपको, बार बार प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे या दूसरे अपने कोलीग के साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर ही आपको जाके याद होगा। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे हिस्ट्री टेकिंग। अब है क्या हिस्ट्री टेकिंग? इट इज़ एन इंटरव्यू विद द पेशेंट। जैसे इंटरव्यूज़ होते हैं बिटवीन क्लाइंट्स एंड कैंडिडेट्स, वो जो इंटरव्यूज होते हैं, तो ये हिस्ट्री टेकिंग भी क्या है, एक इंटरव्यू है आपका पेशेंट के साथ। इसका मकसद क्या है, इसका एम क्या है, ताकि आपको वो चीज़ें पता चल सकें जो पेशेंट अपनी बीमारी के बारे में जानता है या जानती है। विदाउट हिस्ट्री टेकिंग आप पेशेंट को डायग्नोज नहीं कर पाओगे, आप पेशेंट की कंप्लेंट को पता नहीं कर पाओगे कि वो कंप्लेंट क्या कर रहा है, किस चीज़ का मसला क्या है उसको। तो अब एक और बात मैं आपको ऐड कर दूं कि ये जो हम स्टेप्स पढ़ेंगे या जो हमने एग्जामिनेशन करनी है, दिस इज़ नॉट फॉर NRE 2, दिस इज़ फॉर योर फ्यूचर प्रैक्टिसिंग, ठीक है। तो आप ये सब कुछ पढ़ रहे हैं ताकि आप NRE एग्ज़ाम तो एक हर्डल है, हर्डल को पास करके आपका आगे फ्यूचर तो आगे है ना, आगे आपने सारा कुछ स्टार्ट करना है, पेशेंट्स के साथ डीलिंग करनी है, हमेशा पेशेंट्स के साथ आपने हिस्ट्री देनी है, उनके एग्जामिनेशन करने हैं। तो इसमें कुछ और एक्स्ट्रा हम स्टेप्स ऐड किया करेंगे हिस्ट्रीज में, काउंसलिंग में या एग्जामिनेशन में, जो आपको हेल्प करेंगे उधर एग्जामिनेशन में। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन जो हमारे स्टेप्स हैं, हम उनको फॉलो करते चलेंगे, क्योंकि हमने एज ए डॉक्टर, क्योंकि अब जब हम वार्ड में होंगे, एमरजेंसी में होंगे, तब प्रोफेसर या कोई हमारे साथ ऊपर तो नहीं होगा ना कि भाई आप हिस्ट्री लो, मैं आपको देख रहा हूँ, तो नहीं होगा ना। तब आप ये फिर आप एक स्टेप होगा ग्रीट टू द प्रोफेसर, वो आप स्किप कर दो, सीधा आप सीधा ग्रीट करोगे पेशेंट को, ठीक है, और अपना स्टार्ट करोगे। तो आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, तो एग्जामिनेशन हॉल का कुछ सेटअप ऐसे होता है कि बड़ा सा हॉल होता है, कुछ एग्जामिनर्स बाहर बैठे होते हैं टेबल पे, और कुछ आपके एग्जामिनर्स रूम्स में बैठे होते हैं। तो हिस्ट्री टेकिंग वाला पोर्शन जो है आपका मोस्टली रूम में होता है, ठीक है। तो आप जाएंगे एग्जामिनर के पास, उन्होंने आपको एक टास्क देना है कि पेशेंट ये कंप्लेंट के साथ आया है, टेक डिटेल हिस्ट्री, मतलब पेशेंट कंप्लेंट वो उधर ना नाम मेंशन कर देते हैं
केस में ना मिस्टर अली 35 ईयर ओल्ड मेल वहाँ से आया है, रेजिडेंट ऑफ ये, ठीक है, और कंप्लेनिंग ऑफ फीवर फ्रॉम दिस डेज फ्रॉम 5 डेज, टेक डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ फीवर। तो नाम आपको पता चल गया, लेकिन फिर भी आप हिस्ट्री लेते वक्त पेशेंट का नाम लाजमी पूछना है टू कंफर्म हिज आइडेंटिटी। ये नहीं है कि आपको फिर आप वैसे भी जैसे हम स्टार्ट करते हैं ना, अब वो जैसे पेशेंट का क्या दिया गया अली, ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अली साहब मुझे आज आपसे बीमारी के मुतालिक बातचीत करने के लिए कहा गया। यहाँ भी आपने नाम ले लिया, ओके है, लेकिन जब हम बायोडाटा पे जाएंगे ना, वहाँ पे एक और स्टेप होता है नाम दोबारा पूछने का, ठीक है। तो उधर आपने क्या पूछना होता है, आपका पूरा नाम क्या है। हाँ आप अब वो था अली, अब अली असगर है, मियाँ अली है, अली चौधरी है, जो भी है, तो वो उधर अपना पूरा नाम जाएगा, तो ये लाजमी पूछना होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने हिस्ट्री टेकिंग के स्टेप्स को। नंबर 1, ग्रीटिंग्स। दिस ग्रीट इज टू द पेशेंट, ठीक है। आप वार्ड में हैं, आप इमरजेंसी में हैं, आप पेशेंट के पास गए हैं, उसको क्या करना है, ग्रीट करना है, अस्सलाम वालेकुम कहना है। अब हमारा अब NRE 2 का क्या होगा कि हम एग्जामिनेशन हॉल में स्टेशन पे एंटर होंगे, स्टेशन पे एंटर होते जहाँ पे भी जाना है, सबसे पहले तो आपने ये 26 उधर 30 मरतबा तो उधर NRE एग्ज़ाम वाले दिन आपने अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम ये कहते रहना, ठीक है। 20 प्रोफेसर होंगे उन पे, और जिन पेशेंट के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, जो नॉन रियल पेशेंट होंगे उनके साथ ग्रीट करना है आपने। तो अब ये ग्रीट है, ग्रीट टू पेशेंट, आपने पेशेंट को जो ग्रीट करना है अस्सलाम वालेकुम। दूसरा है अप्रोच पेशेंट फ्रॉम राइट साइड, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। जब भी आप एग्जामिन कर रहे हो, आप काउंसिल कर रहे हो, आप हिस्ट्री कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, आपने हमेशा पेशेंट को राइट साइड पर अप्रोच करना है। लेकिन वहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में ना, एग्ज़ाम में ना, तो वो सेटअप ऐसा बना हुआ होता है कि पेशेंट मोस्टली ना वो आप पे राइट साइडेड ही अप्रोच होता है। मतलब कि अगर उसकी जो एग्जामिनेशन हमारी काउच होती है ना, वो इस तरीके से डिज़ाइन उस दीवार पे लगी होती है कि पेशेंट जब आप खड़े होते हैं तो वो पेशेंट आपको राइट साइड अप्रोच होता है। लेकिन कभी कभार जानबूझ के ऐसा भी कर देते हैं कि पेशेंट को आप जब पेशेंट को अटेंड करोगे तो शायद लेफ्ट साइडेड अप्रोच हो, तो आपने कहना है कि आई वुड लाइक टू हैव पेशेंट माई राइट साइड अप्रोच, ठीक है। तो पेशेंट को ये सारे स्टेप्स हैं। तो इन ये जो हम सारे कर रहे हैं ना, अभी एक फर्क कर लें, हमारे 11 से 12 स्टेप्स होंगे। इन 11 से 12 स्टेप्स के एक एक स्टेप के नंबर हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें, अब हमने अस्सलाम वालेकुम कह दिया ना, आपको एक नंबर मिल गया। पेशेंट को अस्सलाम वालेकुम कह दिया, आप एक नंबर मिल गया। अब जो मेन मसला होता है ना हिस्ट्री टेकिंग में, हिस्ट्री टेकिंग का मेन इशू होता है 9वें 10वें स्टेप पे जाके, जो होता है आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना होता है, ठीक है। मतलब पेशेंट आप फीवर की हिस्ट्री उसने दे दी, फीवर की कंप्लेंट उसने दे दी, आप फीवर की तोड़ फोड़ करोगे ऊपर से नीचे तक आते आते आते, आपका सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट स्टेप बन जाएगा डिफरेंशियल डायग्नोसिस के। आपने अब इसका डायग्नोसिस बनाना है। मतलब पेशेंट से आप पूछोगे डिफरेंट क्वेश्चन, सिस्टेमिक इंक्वायरी करोगे फ्रॉम टॉप टू टो तक पूछोगे, और वो पेशेंट आपको बता देगा जी डॉक्टर साहब मुझे ये मसला है, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे मतली हो रही है, मुझे पेट में दर्द है, मुझे बुखार, गैस्ट्रोएंटराइटिस। आप सबको अपने एग्जामिनर को बता देंगे सर माय डायग्नोसिस गैस्ट्रोएंटराइटिस, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर आपको कह देता है यार छोड़ो स्टेप्स को छोड़ो, टीडीज बनाओ। शायद नाज़र ऐसा हो जाता है कि अगर कोई खड़ दिमाग का बैठा हुआ है तो कह देता है भाई छोड़ो सारे स्टेप्स को छोड़ो, मुझे डीडीज बताओ। तो उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर हो जाना है। तो अब पता है क्या, अब जो भी टॉपिक है, अब मेडिसिन के हमारी बुक में ना तकरीबन मैंने 16 टॉपिक्स ऐड किए हैं, मोस्ट कॉमन जो हैं उनके डीडीज बनाए हैं, ठीक है। तो उन डीडीज को आप अच्छे से पढ़ना है, लेकिन उनके अलावा भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें अगर कोई भी टॉपिक है, आप फ़र्ज़ कर लो आप शुरू कर रहे हो चेस्ट पेन कर रहे हो, अब आपने NRE 1 पढ़ा है, NRE 1 में आपने कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें पेशेंट को चेस्ट पेन की कंप्लेन होती है,
अब चेस्ट पेन रिलेटेड टू कार्डियो भी हो सकता है, पल्मोनरी भी हो सकता है, जीआईटी भी हो सकता है। अब कार्डियो की बात करें तो उसमें एमआई है। अब आपने उसका क्वेश्चन कैसे बनाना है, क्वेश्चन कैसे बनाना है, आप पेशेंट से पूछेंगे कि जनाब अली साहब आपको छाती का दर्द बाएं बाजू या बाएं इधर तक तो नहीं जा रहा, आपका जो मैंडिबल है एक उधर तक तो नहीं जा रहा, तो अगर वो हाँ ना कहेगा, हाँ कह देगा तो आपका एमआई बन जाएगा। नहीं आगे चलें, अब एमआई के बाद आपका पेरिकार्डाइटिस है, एंडोकार्डाइटिस है, पल्मोनरी में आपका एस्थमा है, निमोनिया है, जीआईटी में आपका गर्ड है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट उससे क्वेश्चन करते जाएंगे और अपने डीडीज बढ़ाते जाएंगे। डीडीज बढ़ाने के लिए हमेशा आपने अप्रोच रखनी है फ्रॉम टॉप, ठीक है। आपने नर्वस सिस्टम से स्टार्ट होना है। अब जैसे फीवर है, फीवर स्टार्ट करें मेनिंजाइटिस से स्टार्ट करें, ईयर डिजीज पे आए, सोर थ्रोट पे आए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे आए, एलआरटी पे आए, निमोनिया पे आए, इधर हमारे लंग्स हैं, ठीक है, इधर साथ हमारा हार्ट है, हार्ट में पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, नीचे आ जाए जीआईटी गैस्ट्रोएंटराइटिस है, उसके नीचे आ जाए हमारा यूरिजेनिटल सिस्टम में यूटी आ जाए, नीचे आ जाए हमारे जॉइंट्स हैं, फिर हमारी सारी स्किन है। इस तरीके से आप पेशेंट किसी भी डीडीज बनाने हैं ना, इस तरीके से आप पेशेंट को अप्रोच करेंगे। पेशेंट आपके सामने बैठा होगा, आप अपनी नज़रों से उसके नीचे 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 आए। अब फर्क करने आप सीधा चले जाते हैं, बर्निंग मैच्योरेशन तो नहीं है। अब बर्निंग मैच्योरेशन के बाद ऊपर आओगे, नीचे जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमेशा सिस्टम जब भी आपने सिस्टम या सिस्टमिक इंक्वायरी करनी होती है तो हमेशा टॉप से स्टार्ट करें, ठीक है। अब आपने पेशेंट को ग्रीट कर लिया, पेशेंट का राइट साइड पे अप्रोच कर लिया, अप्रोच द पेशेंट फ्रॉम राइट साइड। फिर अपना एंट्रो करवाना है, एंट्रो प्लस कंसेंट लेना। अब जनाब आप गए पेशेंट के पास, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद पेशेंट को आपने राइट साइड पे अप्रोच कर लिया, पेशेंट को राइट साइड पे अप्रोच कर लिया। फिर जी मेरा नाम डॉक्टर जैनी जाज है, ठीक है। अब आप पेशेंट के पास हाजिर होंगे, किस लिए हाजिर होंगे? आया कि हिस्ट्री लेने के लिए, आया कि काउंसलिंग के लिए, या आया कि एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब आप पेशेंट के पास गए हैं फॉर टेकिंग हिस्ट्री, तो कहेंगे हिस्ट्री लेने गए हैं किस लिए, ताकि आप उसको डायग्नोज कर सकें, ठीक है। अब हम करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जैनी जाज है, आज मुझे आपके मर्ज़ के बारे में बातचीत करने के लिए कहा गया। अब आपने अपना मकसद बता दिया है कि आप पेशेंट को किस लिए आए, किसके लिए आए, ताकि मतलब कि आपने बता दिया कि मैं किस लिए आपके पास आऊँ। अब बताना है कि ये मकसद है किसके लिए, ठीक है, ताकि आपकी मर्ज़ की तशखीस की जाए और आप उसका इलाज किया जा सके, ठीक है। ये है हिस्ट्री टेकिंग का। फ़र्क करने अगर हम काउंसलिंग में भी पढ़ेंगे, अगर अब मैं डिफरेंस बता रहा हूँ ताकि डिफरेंस कैसे हो। काउंसलिंग के स्टेशन पर आप लोग अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जैनी जाज है, ठीक है। लेकिन काउंसलिंग पे भी डिपेंड करेगा, आया कि आप काउंसलिंग के लिए गए हैं, कंसेंट के लिए गए हैं, या ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ के लिए पेशेंट के पास गए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जैनी जाज है। अब वो पेशेंट अगर एडमिटेड होगा, ऑलरेडी एडमिटेड है, आपको टास्क दिया गया कि उसको जाके लंबर पंक्चर का कंसेंट लेके, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जैनी जाज है, जो टीम आपका इलाज कर रही है मैं उस टीम का हिस्सा हूँ, ठीक है। या जो टीम अगर आप इसके अटेंडेंट से मिलें, जो टीम आपके मरीज़ का इलाज कर रही है मैं उस टीम का हिस्सा हूँ, ठीक है। फिर मरीज़ है उससे पूछना आपको अपने मर्ज़ के बारे में क्या पता है, फर्क करने। वो कहेगा अब लंबर पंक्चर हम करने जा रहे हैं मेनिंजाइटिस, तो मरीज़ बताएगा कि जनाब मुझे ना ये मसला था और इसलिए आप तो आपने फिर रिपीट करना है, जी जनाब आपको ये मसला था, इसके लिए हम आपको ये टेस्ट करने लगे। चलो ये हम काउंसलिंग के स्टेशन पर करेंगे, ताकि मैं आपको ये डिफरेंस बता रहा हूँ, डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ कि हिस्ट्री टेकिंग के आपने अपना इंट्रो तो करवा दिया, कंसेंट पेशेंट से कैसे लेना है, इस तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन में हम फिर आगे चलता जाएगा। अपना इंट्रो करवा दिया, कंसेंट ले लिया, द नेक्स्ट स्टेप इज बायोडाटा। अब पेशेंट के पास आप चले गए हैं, अब पेशेंट से आपने उसका लेना है बायोडाटा। बायोडाटा में हम उसका पूछते हैं नेम, उसकी एज, जेंडर हमने पूछना नहीं होता, लेकिन हमने क्योंकि जब हमने उसकी रिफ्लेक्शन लिखनी है या किसी को रिफ्लेक्शन बतानी है, ताकि हमें पता चला जाए कि मिस्टर अली 24 ईयर ओल्ड मेल, नेम, एज, जेंडर, उसका रिलीजन, उसका
मैरिटल स्टेटस, उसका रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, डेट ऑफ एडमिशन टू हॉस्पिटल, एंड लास्टली मोड ऑफ एडमिशन। तो ये बायोडाटा के कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले नेम। तो जैसे मैं आपको पहले बताया, तो आपने यहाँ पे क्या पूछना है पेशेंट का, आपका पूरा नाम क्या है। नाम आपको पहले भी पता था, और यहाँ आपको बताते हुए, अब कंसेंट लेते हुए आपने उसका नाम भी रिपीट किया। लेकिन बायोडाटा के स्टेप पे आके आपने उसका लाजमी क्या पूछना है, आपका पूरा नाम क्या है। उसके बाद एज, आपकी उम्र कितनी है। जेंडर को आप स्किप कर देंगे। आगे आपका मज़हब क्या है। मैरिटल स्टेटस, क्या आप शादीशुदा हैं। एड्रेस, आप रहते कहाँ हैं। डेट ऑफ एडमिशन, अगर वो पेशेंट एडमिटेड है वार्ड में, तो आप उससे पूछेंगे कि भाई आप कब आए थे। अगर वो एमरजेंसी में है तो वो तो उसी दिन ही आया होगा, क्योंकि आपकी ड्यूटी भी उसी दिन की होगी, ठीक है। तो वो डेट ऑफ एडमिशन आप स्किप कर जाएंगे। मोड ऑफ एडमिशन, अगर वो एडमिटेड है वार्ड में तो आप उससे पूछेंगे, ठीक है। अगर वो एमरजेंसी में तो आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट एमरजेंसी में। मोड ऑफ एडमिशन में आपने पूछा है कि आप ओपीडी के थ्रू आए थे, ओपीडी के जरिए आए थे या एमरजेंसी के जरिए। तो ये आपने नेम, एज, ये आपने सारा बायोडाटा पूछना। तो फिफ्थ स्टेप्स हमारा होगा आस्क फॉर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। अब काम शुरू होगा हमारा। अब अगर आपने यहाँ से यहाँ तक आ गया ना, तो आपने 1 से 2 नंबर ले लिए। इस ये जो 4 स्टेप हैं, तो हर स्टेप के कुछ ना कुछ नंबर्स हैं। अगर आप स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे तो आप अपने नंबर लेते जाएंगे, क्योंकि वो प्रोफेसर या जो एग्जामिनर है ना, वो माइंड मैप बना रहा होगा। वो अप्रोच देख रहा होगा कि बच्चा सीख के आया है या नहीं, इसकी अप्रोच अच्छी है या नहीं। अब आस्क फॉर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, पेशेंट से आपने कंप्लेंट पूछनी है कि भाई अब आए किस लिए, इसीलिए वो आया पेशेंट हॉस्पिटल में। तो वो आप पूछेंगे कि जी अली साहब आप किस वजह से अस्पताल तशरीफ़ लाए, ठीक है। अली साहब आप किस वजह से अस्पताल तशरीफ़ लाए। फिर बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे बुखार था। अब आपको कंप्लेंट पता चल गई। अब उस कंप्लेंट की आपने सारी छीड़ाखानी करनी है। नेक्स्ट स्टेप इज टू HOPI। HOPI stand for History of Presenting Illness। जो कंप्लेन आपको पता चल गई है, उसकी आपने हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री कैसे लेनी है। वी हैव निमोनिक, जिसको हम याद करते हैं ओडी पारा या सोक्रेट्स। आपको कंप्लेन पता चल गई, फीवर की कंप्लेन कर रहा था पेशेंट। अब उसका आपने करना है ओडी पारा। अच्छा, ओडी पारा या सोक्रेट्स। व्हाट इज सोक्रेट्स। सोक्रेट्स एक निमोनिक है जिसको हम यूज़ करते हैं जब पेशेंट कंप्लेन करता है किसी पेन की, ठीक है। अब ओडी पारा, अब पेशेंट, अब हमारे पास थी किसकी, फीवर। अब फीवर का हमने ओडी पारा करना है। अभी ये निमोनिक है, इनको हम देखते हैं। O स्टैंड फॉर ऑनसेट, D स्टैंड फॉर ड्यूरेशन, P स्टैंड फॉर प्रोग्रेशन, A स्टैंड फॉर एग्रावेटिंग फैक्टर्स, R stand for relieving factors, and lastly A stand for associated symptoms. अब
फीवर की पेशेंट कंप्लेन कर रहा था, उसका आपने ओडी पारा करना है। अगर पेशेंट किसी पेन की कंप्लेन कर रहा था तो आपने उसका सोक्रेट करना है। उसकी तरफ हम आते हैं। अब पेशेंट कंप्लेन कर रहा था आपकी फीवर की, अब फीवर का ओडी पारा आपने करना है और स्टार्ट कहाँ से करना है, ऑन सेट। ठीक है, तो ऑन सेट क्या है, उससे आपने पूछना है आपका बुखार अचानक से हुआ था। ठीक है, तो सडन द फीवर वाज इन सडन ऑनसेट और ग्रेजुअल इन ऑनसेट, ऐसा ऐसा बुखार हुआ था या अचानक से आपको बुखार हुआ था। ठीक है, तो ये आपने उससे पूछना है। ड्यूरेशन पूछना है कि बुखार कब से है। आपको पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे बुखार 3 दिन से है, फिर आप उससे प्रोग्रेशन का पूछेंगे। अब प्रोग्रेशन का जो स्टेप होते हैं ना, आप उसको ऐसे पढ़ते हैं कि आर द सिम्टम बीइंग वर्सनिंग और बेटर और स्टेइंग सेम, क्या आपकी अलामत हैं दिन ब दिन ख़राब होती जा रही हैं, बेहतर होती जा रही हैं, ये जैसे पहले थी वैसे ही है। ठीक है, तो क्या आपने यहाँ पे पूछना है, जो आपका बुखार है लेकिन दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक होता जा रहा है, ये जैसे पहले दिन पे था आपको वैसे ही महसूस हो रहा है। तो ये आपने प्रोग्रेशन पे, जैसे कि अब वो अगर उल्टी की कंप्लेन, वोमिटिंग की कंप्लेन करता है तो आपने उससे प्रोग्रेशन पूछना है, जो आपको उल्टियाँ आ रही थी क्या आपको वो आपकी ठीक हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं या कम हो गई हैं, या जैसे पहले थी वैसी ही होगी, वैसे ही। तो आपने ऐसे उनसे प्रोग्रेशन को पूछा। नेक्स्ट स्टेप इज द एग्रावेटिंग फैक्टर। कौन सा ऐसा काम है जिससे आपका बुखार तेज़ हो जाता है, या कौन सा ऐसा वक्त है, ठीक है, जो उसको, अब जैसे कि टीबी वाला है, अगर वो पेशेंट कह देता है डॉक्टर साहब मुझे शाम होते ही मुझे बुखार चढ़ जाता है, तो टीबी की पिक्चर ध्यान में आ सकती है, लेकिन वो तो फिर सारी हम जब आगे चलते जाएंगे तो ये एग्रावेटिंग फैक्टर्स होती हैं। ये कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे जैसे में शाम होती है मुझे बुखार हो जाती है, सुबह होती है मुझे बुखार हो जाता है। नेक्स्ट इज द रिलीविंग फैक्टर्स, क्या करने से आपका बुखार ठीक हो जाता है। तो पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मैं पैनाडोल ले लेता हूँ, दवाई ले लेता हूँ, मेरा बुखार ठीक हो जाता है, अगले दिन मुझे फिर बुखार हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज द एसोसिएटेड सिम्टम, कि आप फिर आपने उनसे पूछना है कि इस बुखार के अलावा आपको कोई और अलामत तो नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेप हम इसलिए पूछ रहे हैं पेशेंट से कि पेशेंट खुद बताए। अगर पेशेंट ने खुद बता दिया वहाँ पे ना, आपको एसोसिएटेड सिम्टम ने बता दिया कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार के साथ ना गला ख़राब है, मुझे बलगम आ रही है, ठीक है, और साथ मेरी छाती में भी दर्द है, तो वहीं पे भी आप नमूनिया वगैरह कुछ ना कुछ सोच सकते हैं। लेकिन जब आप डीडीज बनाएंगे तो वहाँ आपका काम होगा पेशेंट से डिफरेंशियल्स बनवाना। ठीक हो गया। अब ये था हमारे पास ओलीपारा। अब हम बात करते हैं सोक्रेट्स की। अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है आपके पास चेस्ट पेन की कंप्लेन कर रहा है तो आपने उसका करना है सोक्रेट्स। सोक्रेट्स में एस स्टैंड फॉर साइट, O stand for onset, C stand for character, R stand for radiation, A stand for associated symptoms, T stand for time, E stand for exacerbating factor या aggravating factor, या हम यहाँ पे relieving factors भी लगाते हैं। And the lastly S stand for severity। तो जनाब आपको टास्क दिया गया कि patient is complaining of chest pain, take detailed history of chest pain. Patient is complaining of abdominal pain, take detailed history of abdominal pain. तो जब HOP पे आएंगे, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस पे आएंगे, तो आपने पूछना है और सोक्रेट्स। अब सोक्रेट्स है क्या? सबसे पहले क्या है साइट। तो आपने पूछना है कि भाई आपको
छाती में दर्द कहाँ पे है, ठीक है। तो बताएगा मुझे सेंट्रल चेस्ट पेन है, लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन है, राइट साइडेड चेस्ट पेन है। तो ये इस तरीके से आपको आप डिफरेंशियल अपने माइंड में बना सकते हैं। पेन, एब्डोमिनल पेन है तो आपको पता ही हमारे एब्डोमिनल पेन के 9 क्वाड्रेंट्स हैं। हर क्वाड्रेंट अपनी अपनी पेन, अपना अपना पेन लेके आता है, ठीक है। तो आपने पूछना है कि आप फिर आप पेट का दर्द है तो आपने पूछना है कि आपको पेट में दर्द कहाँ पे है। अब बता रहा है मुझे राइट इलिक फोसा में पेन है, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है, मुझे सेंट्रल एब्डोमिनल पेन है, अम्बलाइकल पेन है। तो इस तरीके से तो क्या पूछना है आपने, आपको दर्द किस जगह पे है, वेयर द एग्जैक्टली पेन इज लोकेटेड, ठीक है। पेन लोकेटेड कहाँ है आपका, ऑनसेट, ये वही ऑनसेट जो हमने ओडी पारा में पढ़ा था, इधर भी है कि दर्द जो है अचानक से शुरू हुआ था या आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता था। पेन वॉज इन सडन इन ऑनसेट और ग्रेजुअल, आहिस्ता आहिस्ता आपका दर्द शुरू हुआ था या आहिस्ता अचानक से शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज द करेक्टर, पेन के करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। पेन के करेक्टर्स अब जैसे कि जलने वाला पेन है, डल पेन है, आहिस्ता वाला थोड़ा सा डल पेन है, एक्ट पेन है, थ्रोबिंग पेन है। तो ये हमारे पास जो आप फिर आप उससे पूछेंगे कि आपकी दर्द की नौइयत है कैसी, ठीक है। जलने वाला दर्द तो नहीं है, आहिस्ता वाला थोड़ा डल पेन तो नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से आपने उनसे उसका पेन का करेक्टर पूछ लेना है। नेक्स्ट इज द रेडिएशन, उससे पूछना है कि भाई ये आपका दर्द कहीं और तो नहीं जा रहा, रेडिएट तो नहीं कर रहा। जैसे हमारा एमआई का पेन होता है, रेडिएट करता है फ्रॉम लेफ्ट साइड चेस्ट टू हमारे लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट शोल्डर में रेडिएट करता है, ठीक है। रेडिएशन, आपका दर्द कहीं और तो नहीं जा रहा। एसोसिएटेड सिम्टम, दैन भाई आपने पूछ लेना आपकी छाती के दर्द के साथ कहीं और कोई और अलामत तो नहीं महसूस हो रही। टाइम का पूछ लेना ये किस वक्त होता है आपको, ठीक है। एक्सजर्बेटिंग या रिलीविंग फैक्टर, वही कि ये दर्द किस क्या करने से ठीक हो जाता है और क्या करने से कम हो जाता है। लास्टली एस स्टैंड फॉर सिविरिटी। सिविरिटी के लिए ना हमारे पास एक होता है पेन स्केल, सिविरिटी के लिए हमारे पास क्या होता है, पेन स्केल। पेन स्केल होता है आपका फ्रॉम 0 to 10। 0 to 10 का मतलब क्या है कि आप पेशेंट को कहते हैं कि जनाब अली साहब आपको ये जो दर्द है, अगर मैं आपको कहूँ अगर आपने इसको दर्द को 0 में से 10 नंबर देने हैं तो आप कितने नंबर देंगे। तो उसको शदीद नोयत का दर्द होगा तो कहेगा डॉक्टर साहब 10/10, कम होगा 5/10, तो वो उस पर आप छोड़ देते हैं। ये वाला पेन स्केल ना आप पेशेंट पे छोड़ देते हैं। आपको यही होता है कि ये अली साहब मुझे बताइएगा कि आपको ये जो दर्द है इसको आप 10 में से 0 में से 10 में से कितना नंबर देंगे। तो ये आपका ना वो जो पेशेंट फिर बता देता है ना आपकी पेन की सीवियरिटी को डिस्क्राइब करता है कि यार पेशेंट का पेन किस सीवियर किस्म का है। अगर उसने 10/10 बोल दिया तो उसको तो कितना पेन होगा, तो आप उसकी सीवियरिटी का अंदाज़ा उस चीज़ से लगा सकते हैं। तो ये हमारे हो गए 6 स्टेप्स। अब हमारा हो गया, अब उसकी आपने हिस्ट्री ले लिया जो उस फीवर की जो हिस्ट्री लिया कि मतलब कि वो कैसे शुरू हुआ था, कैसे चल रहा है और उसके साथ कोई अलामात तो नहीं। नेक्स्ट इज, अच्छा हमारा एक और स्टेप होता है क्वेश्चन फॉर एसोसिएटेड सिम्टम, ठीक है, 7वां स्टेप होता है। लेकिन हम ओडी पारा में ना ऑलरेडी हम वो स्टेप आप पढ़ चुके हैं, पेशेंट से पूछ चुके हैं, तो ये स्टेप हम यहाँ पे मिस कर देते हैं क्योंकि ये नहीं है कि आप वहाँ पे आपने पूछा एसोसिएटेड सिम्टम पूछ लिया और दोबारा आप यहाँ पे आके इसको एसोसिएटेड सिम्टम बता रहे हैं। कहेंगे डॉक्टर साहब अभी तो आपको बताया, आपने हाउस जॉब भी किया है तो वहाँ भी आप देखते हैं कि आप अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन, अगर उससे आप डबल क्वेश्चन करते हैं तो पेशेंट भी थोड़ा कह देता है मुझे तो हम दस है फिर पूछेगा मेरे को। तो अगर यही बात आपने एग्जामिनर से पूछ ली तो ये बुरा असर बैड इम्पैक्ट आप पे डालेगा। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चंस फॉर DD which is the most important step of हिस्ट्री टेकिंग। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनानी है जनाब बाबा, पेशेंट की
कोई भी कंप्लेन है, यहाँ तक आते होते आपको क्या लगता है आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे डीडी तक आते हुए, ठीक है। लेकिन असल नंबर जो होते हैं इसी के होते हैं। तो अब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अक्सर प्रोफेसर सीधा आपको डायरेक्ट कह देते हैं, ठीक है, तो आप इंट्रो कंसेंट तक, ठीक है, वो वहाँ तक रहने देते हैं। ये नहीं कि आपको शुरू कह देते हैं कि चलो जी डॉक्टर साहब फीवर दे डीडीज बनाओ, थोड़ा सा आने देते हैं आपको, फीवर इंट्रो प्लस कंसेंट 1-2 स्टेप्स पे आने देते हैं, फिर आपको जी डॉक्टर साहब डीडीज बनाए। तो अगर वो आपका है जो स्टेप्स है, जो कंप्लेन है, तो अगर आपकी जो हम आप पढ़ के गए होंगे, अगर उनमें से आ गया बेस्ट है, क्योंकि आप उसकी डीडीज वगैरह याद करके गए होंगे। होता है अक्सर औकात ऐसा भी हो जाता है, EMDC आपको पता ही है कुछ भी कर सकती है, होने को कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो आपको कोई अनएक्सपेक्टेड वो चीज़ बता देता है, तो जो आपको नहीं आती, तो थोड़ा आपने उसका पॉज लेना, सुकून कर लेना, ठीक है ना। अगर पूछ लें, थोड़ा सब्र कर लेना। अब जैसे कि हम फर्ज कर लें आपको वोमिटिंग की पता नहीं है, वोमिटिंग का पता नहीं है कि वोमिटिंग के डीडीज कौन कौन थे, लेकिन आप NRE 1 पढ़ें, अब आपको इतना तो पता ही है कि भाई वोमिटिंग कौन कौन सी डिजीज़ में होती है। तो हमने ऊपर से स्टार्ट कर दिया, फिर ऊपर से क्या नर्वस सिस्टम में ऐसी डिजीज़ हैं जिनमें वोमिटिंग होती है, सोच लें, कोई मसला नहीं है, सोच लें। रेज्ड ICP में वोमिटिंग होती है, वही वोमिटिंग, हेडेक, ब्लरी ऑफ विजन। ये अगर आपको ये सिम्टम याद है तो आप उससे पूछ सकते हैं, जी अली साहब उस उल्टी के साथ आपको धुंधला दर्द तो नहीं आता, सर दर्द तो नहीं होता, बन गया आपका। और वो हाँ कह देगा, बन जाएगा। रेज्ड ICP के पीछे रेज्ड ICP किस में होता है, किसी लीजन में होगा, ब्रेन ट्यूमर में होगा, कि कोई भी हो सकता है। अब आप नीचे आ जाए, ब्रेन के बाद आ जाएँ, ऐसी नीचे आ जाएँ और नीचे आ जाएँ। कोई ऐसी है आपके पास गले की कोई ऐसी बीमारी जिसमें वोमिटिंग होती है, फेरेंजाइटिस है, गर्ड है। अब गर्ड में आप क्या पूछेंगे पेशेंट उर्दू में? पहले आप मुझे इंग्लिश में इसका बता दो कि गर्ड के सिम्टम्स क्या होते हैं। गर्ड के और गर्ड कुछ ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको 4 to 10 तेजाबियत तो महसूस नहीं हो रही, कुछ ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा कि गले में कुछ आ रहा है, ठीक है, खट्टी डिकार तो नहीं आ रही। तो अगर आपको इंग्लिश में तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर मैं ये बता रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कि हमारे साथ ऐसा हो, ठीक है, अगर हो जाता है तो प्रिपेयर्ड होने चाहिए हम, ठीक है। तो अब आप वो फर्ज करने को आप कह देते हैं वोमिटिंग आप नहीं पढ़ के गए थे, तो सबसे पहले आपने ज़हन में वो डिजीज़ लेके आनी है। स्टार्ट टॉप से करना है, अगर आप टॉप से स्टार्ट कर लेंगे तो इजी रह जाएगा, नहीं तो अगर आप सीधा नीचे चले गए हैं जी फिर काम ख़राब हो जाएगा। जैसे ICP में था, आप ICP में आपने सोच लिया यार ICP है, ICP में ब्लरी ऑफ विजन होती है, हेडेक होती है, वोमिटिंग होती है, मेरा एक डायग्नोसिस बन गया। इंग्लिश में याद करना है पहले, इंग्लिश में याद करेंगे तो फिर आप शायद उसकी उर्दू बना पाएंगे। नीचे आ जाएंगे गर्ड में, यार गर्ड में पेशेंट को ना गैस्ट्रो रिफ्लक्स होता है, ठीक है, उसको खट्टे डकार आते हैं, ये वो खाना, आगे चले जाएँ और आगे चले जाएँ और आगे चले, इस तरीके से आपने करना होगा। तो अल्लाह करे ऐसा ना हो। अब क्वेश्चन फॉर डीडीज, तो सबसे अब हम चल रहे हैं फीवर की तरफ, क्योंकि हमारा टॉपिक वही चल रहा है फीवर वाला। तो अब फीवर का भी यही है, डीडीज आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टॉप स्टार्ट करेंगे। टॉप में हमारे पास सबसे पहले है मेनिंजाइटिस एंड सप्लाइटिस, ठीक है। तो आपने पूछना है कि जनाब अली साहब आपको इस बुखार के साथ गर्दन में अकड़ाव, सर दर्द वगैरह तो नहीं रहता? मूव नीचे आ जाए। ईयर डिजीज, ईयर इन्फेक्शन, आपके अली साहब कान से आपको कोई मवाद बाहर तो नहीं आ रहा है, कान में दर्द तो नहीं है? आई इन्फेक्शन, आँखों से पानी तो नहीं निकल रहा, आँखें आपकी सुर्ख तो नहीं हुई? नीचे आ जाए। नोज़ पे आपका नेज़ल इन्फेक्शन, जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, नीचे आ जाए। फिर एंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ठीक है, आप गले में दर्द तो नहीं है, आपका गला ख़राब तो नहीं है, आपको खांसी तो नहीं आ रही, ठीक है, नीचे आ जाए।
लंग्स पे नमूनिया, आपके जी सांस लेते ही प्लूरिटिक चेस्ट पेन, सांस लेते ही सीने में दर्द तो नहीं होता, ठीक है ना, आपकी छाती में दर्द तो नहीं है, आपको बलगम तो नहीं आ रही, साथ चले जाएं, दिल आपका पड़ा हुआ है, पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, नीचे आ जाएं, गैस्ट्रो शुरू हो गई, गैस्ट्रोएंटराइटिस, ठीक है, उल्टी तो नहीं आ रही, मतली तो नहीं हो रही, बुखार तो नहीं है, पेट में दर्द तो नहीं, बुखार तो है, पेट में दर्द तो नहीं है, नीचे आ जाए, यूरोजेनिटल सिस्टम, यूटीआई, जल के पेशाब तो नहीं आ रहा, पेशाब करने में मसला तो नहीं हो रहा, आपको पेशाब के लिए भाग के जाना तो नहीं पड़ता, या आपका पेशाब कम तो नहीं हो रहा, नीचे आ जाए, हमारे पास जॉइंट्स हैं, हमारे जॉइंट ऊपर भी हैं, ऐसे चलो ऐसे नीचे जाएंगे तो वैसे पता चल जाएगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द तो नहीं है, वजन वगैरह कम तो नहीं है, एसएलई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, फिर हमारे स्किन इन्फेक्शन तो नहीं, जिल पे धब्बे वगैरह तो नहीं पड़े, जिल पे छापे वगैरह तो नहीं पड़े, कितने डायग्नोसिस बन गया हमारा, किस लिए कि हमने स्टार्ट किया टॉप से नीचे तक जाएंगे। अगर आप फर्ज कर सीधा आप जी अली साहब आपको उल्टी मतली तो नहीं आ रही, पेट में दर्द तो नहीं है, अब पेट से नीचे जाओगे ऊपर जाओगे, चलो नीचे चले जाओगे, फिर ऊपर आते आते मसला होगा। तो इस तरीके से ये होगा कि आप पेशेंट पे आपका फोकस होगा उसके, यार मैंने दिमाग कर लिया, कान कर लिया, नाक कर, आँखें कर ली, गला कर लिया, दिल कर लिया, लंग्स कर लिया, नीचे GIT, नीचे यूरोजेनिटल, जॉइंट, स्किन, 10-12 हमारे डिफरेंशियल बन गए फीवर के, दैट वाज इजी, ठीक है। लेकिन चेस्ट पेन है, जैसे अब चेस्ट पेन किस में होता है, यही है हमारा रिलेटेड टू पल्मो, रिलेटेड टू कार्डियो, और आपका गर्ड, ठीक है। वोमिटिंग है, गर्ड ऐसे आपकी GIT में होती है, जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया, फिर ICP में होता है, आपके थ्रोट में भी हो जाती है, ठीक है। इधर हमारा जो बिलरी सिस्टम पड़ा हुआ है, पॉलीलिथियासिस है, पॉलीटोपोलिथियासिस है, पॉलीसिस्टाइटिस है, उनमें भी हो जाता है। तो इस तरीके से ये नाम है, ये चीज़ है NRE है आपका प्रैक्टिस का, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप बढ़ते चले जाओगे, ठीक हो गया। तो जब आप वो जो 16 हमने टॉपिक्स डाले हैं ना बुक में, अगर आप जब उनको रीड कर लेंगे यू विल बी इनफ। तो अगर आप सामने कोई भी आ जाए, कोई भी टॉपिक आ जाए, आप उसको कर लेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चंस फॉर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्वेश्चंस, या हम यहाँ पे ये भी कर लेते हैं आपका सिस्टेमिक रिव्यू। सिस्टेमिक रिव्यू करने आपने पेशेंट का, मतलब ये है कि उसकी वो फीवर की कंप्लेन लेके आया, फीवर की कंप्लेन लेके आया, आपने उसका सिस्टेमिक रिव्यू करना है इन 20 to 30 सेकेंड। सिस्टेमिक रिव्यूज में जो आपका रिव्यू करना है, आपने सबसे पहले उससे पूछना है द जनरल सिम्टम्स, जनरल नर्वस सिस्टम सिम्टम्स, पल्मोनरी सिम्टम्स, कार्डियक सिम्टम्स, एलिमेंट्री सिस्टम, यूरोजेनिटल सिस्टम, यूरोजेनिटल सिम्टम्स, लोकोमोटर सिम्टम्स, एंडोक्राइनल सिम्टम्स, तो जनाब, तो ये मेरे ख्याल में आपने 20 to 30 सेकेंड्स में ये सारे सिम्टम पूछने हैं जो मोर देन 150 हैं, लेकिन वो आपने 150, 100 नहीं पूछने, जो आपसे ज़हन में आ रहा है वही पूछना है, ठीक है। अब जनरल सिम्टम में है, अली साहब आपकी भूख कैसी है, अली साहब आपका वज़न कम ज़्यादा तो नहीं हुआ है ना। नर्वस सिस्टम, आपको चक्कर तो नहीं आते, जिस्म में कहीं
झुंझुनाहट महसूस तो नहीं होती, नमनेस तो नहीं होती, टिंगलिंग, सुइयाँ तो नहीं झुकती, नीचे आ जाओ पल्मोनरी, छाती में दर्द तो नहीं होता, खांसी तो नहीं होती, बलगम तो नहीं आती, कार्डियक, छाती में दर्द नहीं होता है, आपका दिल तेज़ी से तो नहीं धड़कता, एलिमेंट्री, उल्टी मतली तो नहीं आती, पेट में दर्द तो नहीं रहता है, यूरिजेनिटल सिस्टम। तो ये आपने सिस्टेमिक अप्रोच रखनी है, सिस्टेमिक रिव्यू करना है आया कि पेशेंट का जो आपका वही मैं जो कह रहा हूँ ना कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस के भी ना आप आपका डायग्नोसिस बन जाता है तकरीबन, क्योंकि आपने उसका ओडीपारा किया तो उसका वो बता देता है, आपने उसका सोक्रेट्स किया, सोक्रेट्स में चेस्ट पेन की वो कंप्लेन कह रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे ना मेरा दर्द बाएं बाजू में भी जा रहा है, जबड़े में भी जा रहा है, कंधे में भी जा रहा है, डायग्नोसिस तो वहीं बन गया ना। तो आप आगे क्वेश्चन को डिटेल में यहाँ पे आके उसको कंफर्म करके फिर सिस्टेमिक रिव्यू का मकसद ये है कि आया कि इस चीज़ के साथ उसको कोई और को माप तो नहीं। ओडीपारा और सोक्रेट्स बुखार में दोनों में करना है, बुखार में हो या नो सोक्रेट्स फॉर पेन, जस्ट फॉर पेन, यही है ना, है क्या। अब सोक्रेट्स क्या है, एज फॉर साइट। अब हमने बुखार का ये थोड़ी ना पूछ सकते हैं कि बुखार आप किस जगह पे, या उसका रेडिएशन बुखार कहीं और तो नहीं जा रहा, ठीक है। तो सोक्रेट्स का हमारा सिर्फ है पेन का, जहाँ जैसे कि हेडेक है, चेस्ट पेन है, एब्डोमिनल पेन है, मेन हमारे पास ये ठीक हो गया। सिस्टेमिक रिव्यू आपने कर लिया, सिस्टेमिक रिव्यू के बाद आपके पास आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हर कोई पसंद करता है, ये निमोनिक है। निमोनिक को नहीं बोलना, बात वही है कि हमने निमोनिक्स बनाए हैं, निमोनिक्स को आप भूलते नहीं जाना, निमोनिक्स और स्टेप्स को याद रखेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा चलता रहेगा। निमोनिक है हमारे पास, इसको हमने याद रखना है पाक आर्मी फोर्स डिम्स, ठीक है, पाक आर्मी फोर्स डिम्स। अब इसका है क्या, स्टैंड्स क्या करते हैं। द पी स्टैंड फॉर पास्ट हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट पी स्टैंड फॉर पर्सनल हिस्ट्री, A stand for allergic history, F stand for family history, D stand for drugs history, I stand for immunization history, M stand for menstrual history, एक female, and the lastly S stand for socio-economic history. तो जनाब आपने पाक आर्मी फोर डिम्स लगाना है, पाक आर्मी फोर डिम्स लगाना है और आपने पेशेंट से सारा कुछ पूछना है। अब पाक आर्मी फोर डिम्स क्या कहती है, पाक आर्मी फोर डिम्स कहती है कि आपने पेशेंट का पूछना है पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में आपकी दो चीज़ें हिस्ट्री आती हैं, एक आ जाती है आपकी मेडिकल हिस्ट्री, दूसरी आ जाती है आपकी सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है। अब आपने शुरू हो जाना, क्या पूछना है। अब सबसे पहले आपने मेडिकल हिस्ट्री पूछनी है। जी अली साहब, इससे पहले आपका अस्पताल में दाखिला तो नहीं था, मेडिकल हिस्ट्री, या इससे पहले आपको कोई मर्द तो नहीं हुआ था, किसी मर्द में आप मुब्तला तो नहीं हुए थे, मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है। या अली साहब आपको शुगर, टीबी, दम, वही जो हम हाउस जॉब में पूछते हैं, फॉर्म हाउस पूछते हैं, दिल का मसला तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, टीबी तो नहीं है, दमा तो नहीं है, ठीक है। सर्जिकल हिस्ट्री में पूछना है कि अली साहब इससे पहले आपका ऑपरेशन तो नहीं था हुआ, ठीक है, ऑपरेशन तो नहीं हुआ। उर्दू, हमेशा उर्दू, आप ये ना पूछेंगे अली साहब इससे पहले आपकी सर्जरी तो नहीं थी। आपने टर्म्स कौन सी यूज़ करनी है, उर्दू वाली, इंग्लिश टर्म,
बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, ठीक है। हालांकि आप हिस्ट्री प्रोफेसर से ले लेंगे, उसको पता है सर्जरी क्या है, ठीक है, लेकिन पेशेंट डोंट नो। लेकिन वही प्रोफेसर उस वक्त पेशेंट बन के बैठा होगा और वो एक्ट करेगा एज ए पेशेंट, ठीक है। काउंसलिंग का स्टेशन है, जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे तो वो ऐसे एक्ट कर रहे होंगे आप कहेंगे यार ये तो कीड़ा फाड़ी कर रहे हैं मुझसे, ठीक है। तो वो ऐसे बिहेव, वो बिल्कुल पेशेंट बन जाते हैं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि आप कहते हैं कि यार ये ऐसा क्वेश्चन तो नॉर्मल बंदा भी नहीं करता, ठीक है। हम नॉर्मल बंदे को ईजिली काउंसलिंग कर देते हैं, ठीक हो गया। तो सर्जिकल हिस्ट्री, अली साहब इससे पहले आपका सर्जरी, आपका ऑपरेशन तो नहीं था हुआ? इफ़ यस, अगर हुआ था, कब हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है। और उस ऑपरेशन के बाद कोई चीज़ें वगैरह तो नहीं हुई थी आपको, ठीक है। तो सारा कुछ पूछना है। आया कि अगर पर कल उसकी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो चुका था, ठीक है, अपेंडिक्स के बाद ये या अपेंडिसाइटिस के बाद ये उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई हो, पेरिटोनाइटिस वगैरह कुछ भी हो गया, तो वो बताएगा जी डॉक्टर साहब मुझे ना ये हो गया था, मुझे ऑपरेशन के बाद ना मुझे ये मसला हो गया था, ठीक हो गया। पर्सनल हिस्ट्री उसकी आप पर्सनल हिस्ट्री पूछ रहे हो। पर्सनल हिस्ट्री में आपने दो चीज़ें पूछनी है, स्मोकिंग के बारे में और अल्कोहल के बारे में, ठीक है। स्मोकिंग के बारे में पूछना है तो आपने उससे पहले पूछ लेना है कि अली साहब मैं आपसे ना कुछ जाती सवाल कर रहा हूँ, तो आप जवाब दे दीजिएगा उसका, ठीक है। वो जवाब स्मोकर तो जवाब दे देते हैं। कुछ और हम जैसे इसका पूरी हिस्ट्री का जब एंड पे रिफ्लेक्शन करेंगे ना, एक और आपने उससे पूछना है कि अली हम ना कुछ आपसे ज़ाती नोयत के सवाल करेंगे, अगर आप उनका जवाब देना चाहें तो दे दीजिए, ठीक हो गया। तो अब स्मोकिंग के बारे में आपने पूछना है, अली साहब आप सिगरेट तो नहीं पीते? नो। इफ़ यस तो कैलकुलेट पैक किया, आपने पैक किया कैलकुलेट करना है वही। फिर उससे पूछना है कि जनाब कितनी सिगरेट पीते हैं? अगर वो कहे डॉक्टर साहब एक डब्बी पी लेता हूँ, एक डब्बी इज इक्वल टू 20 सिगरेट। फिर पूछना है कब से पी रहे हो जनाब? डॉक्टर साहब 10 साल से पी रहा हूँ। एक डब्बी रोजाना पी रहे हो जी, तो कितने बन गए पैक ईयर? 10 पैक ईयर बन गए। 1 पैक डेली थ्रू आउट ईयर इज 1 पैक ईयर, ठीक है। अगर पेशेंट एक पैक या 20 सिगरेट डेली पी रहा है और पूरे 1 साल से पी रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? 1 पैक ईयर, ठीक हो गया। दूसरे आपने उससे पूछना है अल्कोहल के बारे में कि जनाब शराब तो नहीं पीते? नहीं डॉक्टर साहब नहीं पीता, ठीक है। इफ़ यस, ठीक है ना, किस मिकदार में पीते हैं? अब ब्रांड्स हम पूछने नहीं बैठना उनसे, ठीक है। तो कितनी पीते हैं, कब से पी रहे हैं, किस मिकदार में पीते हैं, ठीक हो गया। या आप और भी पूछ सकते हैं किसी और किस्म का आप नशा वगैरह तो नहीं करते, ठीक हो गया। नेक्स्ट, एलर्जिक हिस्ट्री। अली साहब आपको किसी किस्म की एलर्जी तो नहीं है? ऐसे नहीं पूछना आपने ऐसे, अली साहब आपको धुआं, मट्टी या किसी खुराक वगैरह से एलर्जी तो नहीं है, ठीक हो गया। धुआं, मट्टी, खुराक या किसी किस्म की दवाई, ठीक है। धुआं मट्टी से क्या आपका निकल जाएगा? आपके एस्मा निकल जाएगा, एलर्जिक राइनाइटिस निकल जाएगा। खुराक से आपके, ठीक है ना, एलर्जी से क्या मतलब कोई भी अगर पीनट्स लेता है, किसी को पीनट से एलर्जी होती है, किसी को डिफरेंट फूड से किसी को एलर्जी होती है, या किसी को मेडिसिन से एलर्जी होती है, ठीक है। जैसे उसको फल करें सेप्ट्राइजोन लगाया जी वो चला गया, ठीक है। तो ये आपने पूछना है, धुआं, मट्टी, खुराक या किसी किस्म की दवाई से आपको एलर्जी तो नहीं है। नेक्स्ट इज द फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में आपने पूछना है कि अली साहब सबसे पहले आपको जो ये अलामत हैं आपके घर में तो किसी और को नहीं है, ठीक है, ये पूछ लेना है। और साथ आपने फैमिली हिस्ट्री में पूछ लेना है कि जनाब आपके ख़ानदान में किसी को शुगर, टीबी, दमा, बीपी का मसला तो नहीं है, ठीक है। तो क्या पूछ लेना है? कोमा पूछ लेने हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही है इनहेरिटेड काफ़ी डिजीज़ होती हैं, चलती आ रही होती हैं, वो पूछ लेना है। और साथ आपने पूछ लेना है कि ये जो आपके अलामत आपको महसूस हो रही हैं, आपको आ रही हैं, घर में किसी और को तो नहीं है। वो रूलिंग कंटैक्ट, जो कंटैक्ट डिजीज़ होती हैं, जैसे टीबी है, ठीक है। अगर पेशेंट टीबी की कंप्लेन कर रहा है, अब बात वही है,
कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं? फॉर योर प्रैक्टिस। आप बोर्ड में हैं, आप टीबी वाले पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हैं, ठीक है ना। टीबी आपने अभी बनाया नहीं है, टीबी आपने बनाया नहीं, आप पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हैं, उससे जनाब टीबी आपने डायग्नोस कर लिया और उससे पूछेंगे कि जनाब आप घर में रह रहे हो, वो कहेगा घर में रह रहे हो, तो यू आर डॉक्टर, यू हैव टू सेव अदर फैमिली टू, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, सारे स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना है हमेशा आपने फॉर योर लाइफ टाइम। फैमिली हिस्ट्री, ड्रग्स हिस्ट्री, तो जनाब किसी किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, ठीक है, किसी किस्म की आप दवाइयाँ इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो। किसी किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूछना है कौन सी दवाई ले रहे हो, किस मिकदार में ले रहे हो, कब से ले रहे हो, ठीक है। फ़र्क कर लें, अगर यही आप अगर हम करते हैं ना, डायबिटीज़ की हिस्ट्री ले रहे हैं हम, ठीक है। अब डायबिटिक हिस्ट्री ले रहे हैं, एक पेशेंट इज ऑलरेडी डायग्नोस्ड केस ऑफ डायबिटीज़ और आप उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं, तो आपने पूछना है कि जनाब व्हेन द डायग्नोसिस मेड एंड हाउ द डायग्नोसिस मेड, आपकी शुगर की तशखीस कब और कैसे हुई थी, ओके। फिर अगर हाँ ऐसे भी सिचुएशन आती है जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको बता दिया गया है कि पेशेंट इज डायबिटिक, आप उसकी हिस्ट्री लेनी है। अब हिस्ट्री उसकी आप लेने में क्यों इंटरेस्टेड हो? इसलिए इंटरेस्टेड हो, आपको पता है हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं डायबिटीज़ होते हैं, हिस्ट्री हम लेते हैं ना, इसलिए लेते हैं टू रूल आउट देयर कॉम्प्लिकेशंस, टू रूल आउट देयर सेवेरिटी ऑफ, ठीक है, टू रूल आउट देयर मेडिसिन, कि कौन सी मेडिसिन ले रहा है, कब से ले रहा है, उसकी शुगर कंट्रोल है या नहीं है, ठीक। यही अगर हम केस पढ़ रहे हैं शुगर का, ये तो पहला स्टेप क्या होगा, तो मतलब अगर कोई भी डायग्नोज डिजीज़ है अगर उसकी आप हिस्ट्री लेने जा रहे हैं तो आपसे क्या पूछेंगे कि आपकी शुगर की तशख़ीस कब और कैसे हुई, या फ़र्ज़ कर लें आप उसकी कोई और ही पूछ रहे हैं, कोई और डिजीज़ पूछ रहे हैं, पर दिल का है, ठीक है, आपका दिल की जो ये अटैक हुआ था आपको, ठीक है ना, इसकी तशख़ीस कब हुई थी, कैसे हुई थी, बता देगा डॉक्टर साहब 4 साल पहले हुई थी, उन्होंने एको किया था और उन्होंने ये बताया था मुझे, ठीक हो गया। इस तरीके से फिर आप जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, क्वेश्चन फॉर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, ठीक है, कि जनाब अब आपको शुगर थी, आपने अपने ब्लड टेस्ट सारे करवाए हैं, ठीक है ना, खून के टेस्ट अपने सारे करवाए हैं, अब खून के टेस्ट में अब आप उसको अगर पूछें, अगर हॉस्पिटल में आप हॉस्पिटल में हो, अगर आप उससे पूछेंगे कि CBC करवाया, HbA1c करवाया, LFT करवाया, RFT करवाया, हमारे आई एग्जामिनेशन करवाया, ठीक है, तो आपने ये पूछ लेना। नेक्स्ट फिर आपने पूछ लेना है उसकी क्वेश्चन फॉर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, कि आया कि जनाब अब डायबिटीज़ की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटिक रेटिनो, अब बात वही है ऊपर से, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, नीचे आ जाए डायबिटिक पोली ऊपर से हमारी नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, ठीक है ना, गैंग्रीन, डायबिटिक फुट, इस तरीके से पूछ लेना है कि आपको जी इस शुगर के साथ आपको भी अस्पताल में DKA, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशन है। तो DKA का क्या पूछेंगे, कभी आप शुगर की वजह से बेहोश हो गए हों और अस्पताल में दाखिल हुए, क्योंकि आपको पता है DKA वाला आपके पेशेंट जब इमरजेंसी में लैंड करता है इज अनकॉन्शियस, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर की वजह से आप ढीले ढाले हो गए हों, हाइपोग्लाइसीमिया जब भी होता है तो पेशेंट ढीला हो जाता है, ठीक है। और आप पूछेंगे रेटिन ऊपर से न्यूरोपैथी में शुगर की वजह से आप कभी, ठीक है, आपको नमनेस तो नहीं हुई, सुइयाँ तो नहीं जिस्म में चुभती, पैरों में हाथों में सुइयाँ तो नहीं चुभती, रेटिनोपैथी पे आ जाएंगे, शुगर के साथ आंखों का मसला तो नहीं है, बिनाई का मसला तो नहीं है, नेफ्रोपैथी में झागदार पेशाब तो नहीं आता, ठीक। तो ये सारी आपने कॉम्प्लिकेशन पूछ लेनी है फॉर एनी डायग्नोज डिजीज के साथ, ठीक हो गया। कहाँ थे हम, ड्रग हिस्ट्री में चले थे हम, पूछने थे कि जनाब कोई दवाइयाँ तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, इफ़ यस विच मेडिसिन आर यू टेकिंग फ्रॉम, कब से ले रहे हो और किस मिकदार में ले रहे हो, कब कब लेते हो, कौन सी, कहेगा जनाब मेथोट्रेक्सेट खा रहा हूँ, फ़र्क कर ले, ठीक है, कब से खा रहे हो, 2 साल से खा रहा हूँ, ठीक है, कितनी खाते हो दिन में 2 बार खाता हूँ, ठीक है। तो भाई उधर बात कर रहे हैं हम डायबिटीज़ की, जी डॉक्टर अली साहब आपको ये शुगर है, इसके लिए आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्टर साहब दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर साहब मेटफॉर्मिन खा रहा है, कौन सी डोज की खा रहे हैं, डॉक्टर साहब 500 mg की खा रहा हूँ, कब से खा रहा हूँ, डॉक्टर साहब 2 साल से खा रहा हूँ, दिन में कितनी बार लेता हूँ, डॉक्टर साहब 1 बार लेता हूँ, ठीक होगा। इस तरीके से आपने ड्रग्स हिस्ट्री लेनी है।
The next step is the immunization history, which is the important step in pediatrics taking history. Pediatrics taking history में if you skip the immunization history, then you are about to fail. अगर एग्जामिनर अच्छा होगा तो वो आपको हिंट दे देगा. बात वही है कि आपने स्टेप्स को फॉलो करते जाना है. स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे तो काम होता चला जाएगा. इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री. अली साहब, क्या आपको बचपन में टीके लगाए गए थे? हिफाजती टीके लगाए गए थे? तो कह देगा जी डॉक्टर साहब लगाए गए थे, आई हैव स्कार मार्क. ठीक हो गया. यही स्टेप जब आपने पीडियाट्रिक्स की हिस्ट्री में लेना, तो अब आप, क्योंकि बच्चा होगा, अब बच्चे से तो हिस्ट्री नहीं ले रहे होगे, आप हिस्ट्री ले रहे होगे बच्चे की माँ से. ठीक है. तो आपने यहाँ पे पूछना है कि बीबी, क्या आपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाए हुए हैं? ठीक है. वो कहेगी जी डॉक्टर साहब लगवाए हैं. तो आपने उससे एक और सवाल, एक्स्ट्रा सवाल करना है, क्या आपके पास उनका हिफाजती रिकॉर्ड मौजूद है? ठीक है. तो ये पूछेंगे तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है. इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री इज द नेक्स्ट इज द मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री. इफ फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री आपने इससे पूछनी है. तो ये इन डिटेल हम गायनी के हिस्ट्री, जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ये वहाँ पे हमने पढ़ेंगे, टॉपिक भी वहाँ का ही है. ठीक है. क्योंकि आपको मेडिसिन के स्टेशन पे वो मेंस्ट्रुअल मतलब फीमेल आपको नहीं देंगे, अगर देनी देगी तो आपको गायनी के स्टेशन पे देंगे. ठीक है. अब जैसे कि इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री इज द कंपल्सरी मैंडेटरी स्टेप ऑफ पीडियाट्रिक स्टेशन, इसी तरीके से मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इज द मैंडेटरी स्टेप ऑफ गायनी स्टेशन. तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में आपने इसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछनी होती है, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री पूछनी होती है. ठीक हो गया. लास्टली द सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री. सोशल हिस्ट्री या इकोनॉमिक हिस्ट्री. सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री में आप अपना पेशेंट का नाम पूछ रहे हो कि वो उसका रहन सहन कैसा है, वो करता क्या है, कमाता क्या है, कितना कमाता है, उसका गुजर बसर हो जाता है. ठीक है. तो उससे आपने पूछा अली साहब आप काम क्या करते हैं, क्या करते हैं, आप पहले पूछ चुके हैं. ठीक है. जब हमने पूछा था ना बायोडाटा, उधर ही हम पूछ चुके हैं कि अली साहब आप काम क्या करते हो. ठीक है. इधर पूछना है कि अली साहब जो आप काम करते हैं इसका आपका गुजर बसर हो जाता है. ठीक है. ठीक है. ये आप क्यों पूछ रहे हो पेशेंट से? स्ट्रेस में ऐसे सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जी. अगर मेरे बंदा काम कमा रहा हो तो वो भी चीज़ें कुछ होती हैं, मे भी स्ट्रेस ले रहा होगा या इस तरह की. हम उससे डायरेक्टली ये नहीं पूछ सकते कि वो कितना कमाता है, उसकी इनकम नहीं पूछ सकते. तो उसके लिए हम ये सवाल करेंगे कि जो आप कमा रहे हैं उसमें हमारा आपका इनकम गुजर से बसर ऐसा लेना देना क्या है, ये मेरा सवाल है. व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन हिज इनकम, व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन हिज सोशल एक्सपेंसेस. उसके मतलब वो ठीक से रह रहे हैं, भूख से तो नहीं मर रहा, खुराक से ही हो सकता उसकी लाइफ कैसी, लाइफस्टाइल उसका. Lifestyle. साथ ही उसके जो हम उसको हम अब मेडिसिन भी देनी है, हम उसको वो भी दे के देनी है. हमने जी ये नहीं है कि जी हमने उसको आते जी ऑक्सीडेल 1 ग्राम दे दिया. ठीक है. पाकिस्तान में तो इधर बाहर कितना महंगा मिलता है आपको हॉस्पिटल में, दूसरे ब्रांड के साथ मिल जाता है. ठीक है. तो हम एक चीज़ एक हम पूछ रहे हैं सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री. फिर आपने उससे एक और सवाल भी करना है कि आपके घर में कितने अफराद हैं, क्राउडेड प्लेस तो नहीं है. ठीक है ना. टीबी आपने डायग्नोज किया, क्राउडेड प्लेस है, का सारे इन्फेक्टेड होंगे. ठीक है. तो इस सोशो इकोनॉमिक सोशल हिस्ट्री, घर कैसा है, जाती है, किराए का है. ठीक है ना. कितने लोग रहते हो. ठीक है ना. बच्चे कितने हैं. ठीक है. ये सारा कुछ आपने सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री में उससे पूछना होता है. जी जनाब. पाक आर्मी फोर्स डिम्स, आवर 9th स्टेप. पाक आर्मी फोर्स डिम्स के बाद आपके पास क्वेश्चन 4 आ जाता है. आपने सारा उसका पूछ लिया. अब 10वां स्टेप, लास्ट स्टेप इसको कर लेते हैं. हम इसको निमोनिक्स याद रखते हैं. आइस क्या है? आइस है जनाब, आई स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन, सी स्टैंड फॉर कंसर्न्स and the E stand for expectation.
ठीक हो गया। अब आप सारा काम कर चुके हैं, ठीक है ना। अब आप पेशेंट का ये लास्ट स्टेप है हमारा कंक्लूजन का। ठीक है, अब ये लास्ट स्टेप आप इसलिए कर रहे हो, इंफॉर्मेशन कंसर्न एक्सपेक्टेशन। आपने जो सारी आपकी गपशप हुई है इसको कंक्लूड कर रहे हैं आपके कि जनाब अली साहब जो हमारी गपशप हुई है, इंफॉर्मेशन, आई स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन, जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। इंफॉर्मेशन पेशेंट को कैसी अच्छी उसके साथ कोई और कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आई, ठीक है। तो आपने पूछा अली साहब आप कोई ऐसा सवाल पूछना चाहें या बताना चाहें जो मैं आपसे ना पूछा हूँ। कंसर्न क्या, आपका पेशेंट के साथ कंसर्न क्या था, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग टू द पेशेंट, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप कंसर्न पूछना है, एक्सपेक्टेशन पूछनी है, ठीक है ना। फिर लास्ट में ये कि अली साहब जो हमारी गुफ्तगू हुई है, कोई ऐसी बात जो मैं आपसे ना पूछ सका हूँ या आप कुछ ऐसी बात जो आप बताना चाह रहे हैं और मैंने आपसे ना पूछी तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। कंसर्न है आपका, पेशेंट से कंसर्न शो करें कि अली साहब इस वक्त आप किस वजह से परेशान हैं, ठीक है ना, किस वजह से आपको परेशानी, क्या परेशानी है आपको, ठीक है। एक्सपेक्ट वो आप क्या एक्सपेक्ट, अब योर एक्सपेक्टेशन टू पेशेंट, ठीक है ना, कि पेशेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसके लिए क्या करोगे, ठीक हो गया। तो ये सारी हमारा हो गया आइस का, ठीक है। जो वो कह देगा डॉक्टर साहब आई एम डन, नहीं डॉक्टर साहब मेरा कोई सवाल नहीं है, आप ठीक है। तो लास्ट में आपने क्या देना, जी अली साहब आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। हर स्टेप पे, हर स्टेशन पे दिस इज़ द मैंडेटरी अस्सलाम वालेकुम एंड द आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपने लाजमी फॉलो करने हैं। अब हम करते हैं जो हमने बायोडाटा किया था। बायोडाटा इंक्लूड द नेम, एज, जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, वर्क एड्रेस, डेट ऑफ एडमिशन, मोड ऑफ एडमिशन, 9 थिंग्स। नेम, एज, जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, उसका वर्क, मोड डेट ऑफ एडमिशन, मोड ऑफ एडमिशन, ठीक हो गया। अब हम इसकी एक छोटी सी रिफ्लेक्शन बनाते हैं कि अगर, क्योंकि हमारे पास ये पेशेंट की कंप्लेंट क्या थी, फीवर, मिस्ट। अब सबसे पहले क्या है, नेम द मिस्टर अली, एज 24 ईयर ओल्ड, जेंडर मेल, मिस्टर अली 24 ईयर ओल्ड मेल। आगे क्या है, नेम, एज, जेंडर, रिलीजन, ठीक है, रिलीजन में आ जाएगा मुस्लिम, मिस्टर अली 24 ईयर ओल्ड मेल, मुस्लिम। अगला क्या स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस, ठीक है ना। तो मैरिड, अगर मैरिड है तो मैरिड, या सिंगल है तो सिंगल। मिस्टर अली 24 ईयर ओल्ड मेल, मुस्लिम, सिंगल, ठीक है ना। आगे क्या है, उसका एड्रेस, रेजिडेंट ऑफ लाहौर, ठीक है ना। उसका अगला क्या है, काम क्या करता है, ठीक है ना। इंजीनियर बाय प्रोफेशन, मिस्टर अली 24 ईयर ओल्ड मेल, मुस्लिम, सिंगल, रेजिडेंट ऑफ लाहौर, इंजीनियर बाय प्रोफेशन। आगे क्या है कि डेट ऑफ एडमिशन एंड मोड ऑफ एडमिशन, प्रेजेंटेड टू हॉस्पिटल ऑन 16 June 2025 via OPD or emergency with complaint of Mr. Ali 24-year-old male, Muslim, married, resident of Lahore, engineer by profession, presented to hospital on 26 June 2025 via OPD with complaint of fever। ठीक है, तो ये आपने प्रोफेसर को, ये सारी आपने, हो सकता है कि आप जब उससे बायोडाटा लें वो इंटरप्ट कर ले आपको और कहें जी डॉक्टर साहब मुझे रिफ्लेक्शन बताइए, ठीक है। इस तरीके से आपने रिफ्लेक्शन बतानी है और ये रिफ्लेक्शन कैसे याद होगी, प्रैक्टिस, ठीक है। नेम एज जेंडर, इफ ही आस्क्स देन बताना है आपने, ठीक है। तो ये सारी है कि ये मैंने क्यों बताया, आप यही नोट जब आप हॉस्पिटल में होंगे तो आपने, आप हम फाइल जब बनाते हैं आप जॉब में, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। तो इनका मकसद ये था और हो सकता है कि वो आपका प्रोफेसर भी आपसे कभी कभार पूछ लेता है, क्योंकि अब जैसे हम एग्जामिनेशन हैं उनकी भी रिफ्लेक्शन होंगी, लेकिन अगर आप पेशेंट का एब्डोमेन इंस्पेक्ट कर रहे हो तो फिर आपकी फाइंडिंग्स क्या होंगी भाई, ऑन इंस्पेक्टिंग द एब्डोमेन ऑफ दिस पेशेंट माय फाइंडिंग दैट दिस। कभी कभार वो भी पेशेंट एग्जामिनर पूछ लेता है और कभी कभार
नहीं पूछता। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हो गया। अब हमने वो रिफ्लेक्शन बता दी कि मिस्टर अली ये था, ठीक है ना। फिर उसका हमने क्या किया था, उस डिजीज़ का हमने क्या किया था, फीवर का क्या किया था, ओडी पारा, ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं। द फीवर वॉज सडन इन ऑनसेट या ग्रेजुअल इन ऑनसेट, ठीक है ना। फ्रॉम डी के बाद ड्यूरेशन था, ठीक है ना। ड्यूरेशन फ्रॉम लास्ट 3 days, द फीवर अकर्ड लास्ट 3 days ago which was sudden in onset, OD P progression, the fever is progressively increasing, ये fever is progression, अगर ज़्यादा बढ़ा जैसे पेशेंट की कंप्लेन पे डिपेंड करता है, इंक्रीज कर रहा है, वर्स कर रहा है, बेटर हो रहा है, या स्टेइंग द सेम, ठीक है। एग्रावेटिंग फैक्टर विच एग्रावेटेड बाय रिलीव्ड बाय टेकिंग पेनाडोल, ठीक है ना। एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स आर दीज, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको आपने अच्छे से लिखना है। वैसे बुक पे भी रिफ्लेक्शन लिखी हुई है, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा इसकी सारी रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से हमने ये सारी हमारी, दिस इज ऑल अबाउट द मेडिसिन हिस्ट्री टेकिंग। एनी क्वेश्चन? सेम सर्जरी की भी सेम ही है तकरीबन, लेकिन सर्जरी में हमारे कुछ ना टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपके पास है PR ब्लीड, ठीक है। एक और बात, PR ब्लीड है और हमारे पास मेडिसिन में है जॉन्डिस है। अब जॉन्डिस क्या है, एक साइन है ना, दिस इज नॉट सिम्टम, ऐसे ही है ना, साइन है, आपको नज़र आ जाता है जॉन्डिस, ठीक है। तो आपने पेशेंट के पास पहला क्वेश्चन क्या होगा आपके पास, ठीक है, बुक में ये सारा कुछ लिखा होगा। क्वेश्चन क्या होगा, जी अली साहब आपने अपना पीलिया कब नोट किया था, ठीक है, क्योंकि वो सिम्टम है, साइन है ना, साइन है। इस तरीके से हमारे अपने सर्जरी में है PR ब्लीड है, ठीक है ना, और वो साइन तो नहीं है, खैर वो एक कुछ PR ब्लीडिंग है, ब्लीड हो रही है, ठीक है। तो आपने उससे पूछना है कि ऑनसेट, उसका पूछना है कि भाई ऑनसेट का आपने पूछ लिया कि कब हुई थी, कैसे हुई थी, ठीक है। साथ ये पूछना है आपने नोटिस कैसे किया उसको, ठीक है। आपकी पैंट खराब हुई थी, आपके अंडर पैंट्स खराब हुए थे, आपने इसको कैसे नोट किया। जो सिम्टम होंगे, साइंस होंगे ना, जॉन्डिस लाइक जॉन्डिस है, PR ब्लीड है। अब जैसे कि हमारे मेडिसिन में पेल्पिटेशन है, ठीक है ना, पेल्पिटेशन है, आपने पूछना है कि आपने, अब पेशेंट तो फीवर तो है, फीवर तो पेशेंट बता देगा डॉक्टर मुझे 3 दिन पहले बुखार हो। पेल्पिटेशन का क्या डॉक्टर आपने, भाई हम नहीं नोट कर पाते कभी कभार, पेल्पिटेशन है, जॉन्डिस है, हम देखेंगे तो पता चले। अब फीवर है, हमें पता चल जाएगा कि भी फीवर है, जब तक हम जी शीशे में नहीं देखेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि जॉन्डिस है, ठीक है। तो आपने उसको पूछना है कि नोट कैसे किया था। PR ब्लीड है, वो अच्छे खासे फिर रहा है, माहौल में फिर रहा, मतलब कपड़े चेंज नहीं कर रहा, उसको कैसे पता चलेगा। कपड़े चेंज करेगा, उसको देखेगा, अपने कपड़ों में देखेगा, फिर देखेगा कि भाई मुझे ब्लीड हो रहा है, तो वही पूछना है कि आपने इस ब्लीड को नोटिस कैसे किया। लाइक दिस पेल्पिटेशन, आपकी धड़कन तेज, डॉक्टर मेरी धड़कन तेज हो जाती है, कैसे नोट किया था, कब नोट किया था, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारी ये हिस्ट्रीज आ जाती हैं। तो PR, अब सर्जरी की जो हमारी है ना, उसका अलग होगा हमारा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। PR ब्लीड है, इसी तरीके से हमारे पास एब्डोमिनल पेन है। एब्डोमिनल पेन में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास वो ज़्यादा दर्द देते हैं राइट इलियक फोसा पेन, ठीक है, राइट। PR ब्लीड है, साथ आपकी ना नेक लंप है, उसकी हिस्ट्री आ जाती है। वेरिकोज वेन है, उसकी हिस्ट्री आ जाती है। इनका हर्निया, इंगोइनल हर्निया है, कोई भी स्क्रोटल स्वेलिंग है, उसकी हिस्ट्री आ जाती है। तो इनके कुछ इनकी क्वेश्चनिंग थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो हम ये सर्जरी की जब हिस्ट्री टेकिंग करेंगे ना, तो हमें स्टेप्स यही होंगे, स्टेप्स सारे यही होंगे, कुछ चीज़ें ऐड होंगी। पीठ में भी स्टेप्स सारे यही होंगे, 1-2 स्टेप्स ऐड होंगे, गायनी में भी, ठीक है। तो यही 10 से 12 स्टेप्स हैं, इन्हीं को रटना है, इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि स्टेप सारे ये होंगे, क्योंकि 2 नहीं तो 1 हिस्ट्री तो लाजमी आनी है 20 सेशन में से, ठीक है। मेडिसिन या सर्जरी इनमें से तो एक आ जाएगी। पीट्स की भी आ जाती है, क्योंकि पीट्स के टॉपिक्स हैं क्या, या तो वो आपको एक हिस्ट्री दे देगा, या तो वो आपको कोई ना कोई वाइवा टॉपिक दे देगा, लाइक या कोई आपको वो एक्सरे दे देता है। जैसे कि मेरे पास एक्सरे आया था नमूनिया का, ठीक है, पीठ, एक मेरी हिस्ट्री थी, फेब्राइल पीठ की हिस्ट्री थी, दूसरा एक्सरे था, एक्सरे उन्होंने दिखाया जी, ठीक है। फाइंडिंग बताएं, केस लिखा हुआ था, केस से पता चल गया था कि दिस इज नमूनिया,
बच्चों में होता ही क्या है, ठीक है। तो देने उन्होंने वही है, एग्ज़ाम वही है, हमारा पाकिस्तान का एग्ज़ाम है, देने उन्होंने वही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अब बच्चा हमारे पास ओपीडी में क्या कंप्लेन लेके आता है, माँ बाप क्या कंप्लेन करते हैं, दस्त लगे हुए हैं जी डॉक्टर साहब, लूज मोशन लगे हुए हैं, डायरिया, ठीक है। तो ये हिस्ट्री मोस्ट फेवरेट है फीड्स की और उसकी पीड्स की, ठीक है। सारी ये स्टेप्स हैं। तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं इनकी फॉर क्वेश्चन फॉर डिजीज। आप ये स्टेप्स प्रिपेयर करें, ठीक है। तो अब आपको 1 बाय 1 एक टास्क दिया जाएगा किसी भी डिजीज़ का, ठीक है ना। तो आपने उनको फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू एंड स्टेप तक आपने हिस्ट्री लेनी है और हमने फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। तो अब जैसे कि हमने हिस्ट्री सारी पढ़ी है, हिस्ट्री में ना मैंने आपको फीवर के डिफरेंशियल सारे बता दिए कि कैसे कैसे हैं। अब हम बुक पे आते हैं। तो बुक पे जब हम आएंगे तो सबसे पहला हमारा डिफरेंशियल है फीवर का, ठीक है। सेकंड हमारा हो गया एसओबी का। तो एसओबी के डिफरेंशियल भी आपने ऐसे स्टार्ट करने हैं फ्रॉम द एसओबी मेनली किस में हो जाती है आपकी पल्मोनरी सिम्टम्स हैं आपके पास, पल्मोनरी कॉजेज हैं, कार्डियक कॉजेज हैं, ठीक है। या आपके पास सर्जिकल में आपके पास हो गया पल्मोनरी एम्बोलिज्म या कोई किसी की सर्जरी वगैरह हुई है। तो जैसे आप इधर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट इज आवर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज ईजी, मतलब जैसे आप पढ़े जाएंगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, बुक में ना मैंने एक और चीज़ लिखी है, जैसे अगर आप एसओबी पे आओगे ना, एसओबी में आपको सेकंड लास्ट और लास्ट आपको पॉइंट लिखा हुआ है एस्थमा हिस्ट्री एंड निमोनिया हिस्ट्री, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स आपको हिस्ट्री टेकिंग में डिफरेंशियल में कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे, क्योंकि अब एस्थमा हिस्ट्री का क्या मतलब है, एस्थमा हिस्ट्री हम पीछे जब आप पीछे गए ना फीवर, वहाँ पे आप एस्थमा का पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको पूरी लाइन नहीं लिखी हुई उर्दू, सिर्फ मैंने एस्थमा हिस्ट्री लिख दिया है, क्योंकि एस्थमा हिस्ट्री आप ऊपर पढ़ चुके हो। जैसे कि नीचे निमोनिया हिस्ट्री है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा चौथा हमारा डिफरेंशियल है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन के लिए भाई आप सॉक्रेट्स करोगे, सॉक्रेट्स लगाते लगाते और साथ, ठीक है, क्योंकि फिर आप एब्डोमिनल पेन आपके 9 क्वाड्रेंट्स हैं, आपने सर्जरी में पढ़े होंगे 9 क्वाड्रेंट्स के साथ कौन सा आर्गन किस किस में पड़ा हुआ है, उस हिसाब से अगर आप देखोगे, ठीक है। अगर राइट अपर क्वाड्रेंट में देखिए कोलिसिस्टाइटिस पेन हो सकता है, कोलिंजाइटिस हो सकता है, आप एपिगैस्ट्रियम में होता है कोई एपिगैस्ट्रिक कॉज हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इधर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में चले जाइए, ठीक है, पेंक्रियाज आपका पड़ा हुआ है। नीचे आ जाए अम्बेलिकल पेन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। राइट इलेक्ट फोसा में आ जाए एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, डाइवर्टिकुलम हो सकता है आपके पास, और अपेंडिसाइटिस हो सकती है। इसी तरीके से नीचे आ जाएं हाइपोकॉन्ड्रियम में आ जाएं तो आपके पास आ जाता है आपका यूटीआई आ जाता है, ठीक है, कुछ आपके गायनिकोलॉजिकल कॉजेज आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपको डिफरेंशियल मिल जाएंगे। पांचवा हमारे पास है डायरिया। डायरिया की भी आपके पास जैसे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, हाइपरथायराइडिज्म में होता है आपके पास डायरिया, कोलाइटिस में होता है, ठीक हो गया, फूड पॉइजनिंग, नेक्स्ट वोमिटिंग। सातवां हमारे पास हेडेक है, ठीक है। अब हेडेक वही पेन की कंप्लेन कर रहा है तो आप क्या करोगे, सॉक्रेट्स लगाएंगे, ठीक है। सॉक्रेट्स लगा के तो आप NRE1 में आपने पढ़ा है हेडेक की कॉजेज, ठीक है। तो अपने कॉजेज उनको, अब हेडेक मसला तो ऊपर है ना, सारी कॉजेज ऊपर की होंगी, ठीक है। जैसे कि ट्रॉमेटिक हेडेक है, पोस्ट कंकशन हेडेक, ठीक है। अब क्लस्टर हेडेक है आपकी, फिर वही एपिड्यूरल हेमाटोमा, सबड्यूरल हेमाटोमा, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हो गई, सबअरेक्नाइड हेमरेज हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, माइग्रेन हो गया, ठीक हो गया, ग्लाउकोमा हो गया, आंखों का मसला हो गया। नेक्स्ट इज द कफ, ठीक हो गया। अब कफ में मैंने यहाँ पे दो लिखे हुए पॉइंट, बाकी आपको आगे नमूनिया आप ऊपर आ चुके हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऊपर पढ़ चुके हैं, टीबी हिस्ट्री ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। जब आप पढ़ के आएंगे ऊपर से फिर आपको नीचे पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज द 9th डिस्फेजिया। डिस्फेजिया के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 10 चेस्ट पेन है आपको, ये आपने सॉक्रेट्स लगाना है। 11 आपको हेमोप्टेसिस है आपके पास, ठीक है। और 12वां ये हम पढ़ लेते हैं फिट्स के बारे में, अगर वो हिस्ट्री आपको देते हैं फिट्स की, ठीक है। तो फिट्स की आपने सबसे पहले क्या पूछ लेना है, वही आप इंट्रो कराएंगे, ग्रीटिंग, इंट्रो प्लस कंसेंट, ओडीपारा, ठीक है ना। और उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन फॉर चीफ कंप्लेंट। कंप्लेंट का क्या करेगा, डॉक्टर साहब मुझे झटके पड़ रहे हैं, ठीक है। अब झटके पड़ रहे हैं तो अब आपने ओडीपारा ये सॉक्रेट पे नहीं जाना, अब आपने कुछ आपको हिस्ट्री ऐसी मिलेंगी उनमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, वो आपने प्रिपेयर करना है। जैसे कि फिट्स में अब ऊपर हम 11 पढ़ के आए हैं, उनमें यही ओडीपारा सॉक्रेट्स लगने हैं, लेकिन 12वां थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया। इसमें क्या करना है, आपने क्वेश्चन करने हैं कुछ, ठीक है ना, कि फिट्स है आया कि ट्रू फिट्स हैं, सूडो फिट्स हैं, ठीक है ना।
ट्रू और सूडो में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक है ना। या पेशेंट फिट्स के दौरान गिर गया या उसने टंग बाइट कर लिया, फीकल इनकंटिनेंस हो गया, यूरिनरी इनकंटिनेंस हो गया, ये डिफ्रेंशिएट कर देंगे हमारे सूडो और ट्रू फिट्स में, ठीक है। तो आगे हम पूछ लेंगे फिर आया कि वो जो फिट्स पड़ रहे थे, झटके पड़ रहे थे, कंप्लीट थे या पार्शियल थे, ठीक है ना। पूछना है कि भाई पूरी जिस्म में झटके पड़ रहे थे या जिस्म के किसी एक झटके में झटके पड़ रहे थे, ट्रू और पार्शियल। इफ पार्शियल की भी फिर दो टाइप्स होती हैं, सिंपल और कम्प्लेक्स। अगर आपको याद होता है, सिंपल में ये होता है कि जो अगर पेशेंट को झटके पड़ रहे हैं, पर कलर्स को एक बाजू में झटके पड़ रहे हैं और उनके बाद वो बेहोश हो गया, दीज आर द कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। अगर वो बेहोश नहीं होते, दीज आर द सिंपल पार्शियल सीजर, ठीक हो गया। उसके बाद भाई आपने उसके बाद ओडी पारा हमने नहीं किया इसमें, ठीक है, इस पर हमने ये क्वेश्चन नहीं किया। उसके बाद आपने पूछ लेना उनसे क्वेश्चन फॉर डीडीज। भाई अब सबसे पहले फिट्स का, इफ आपने पढ़ा यंग फीमेल विद फिट्स कंसिडर, ठीक है, इज शी प्रेग्नेंट, या हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी फिट पड़ सकते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, या हाइपोकैल्सीमिया की वजह से भी फिट्स पड़ जाते हैं, ठीक है, या हाइपरनेट्रीमिया, ठीक हो गया। मतलब ये जो मेटाबॉलिक कॉजेज हैं, ठीक हो ओके। नेक्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस स्टार्ट में भी मैंने आपको बता दिया था कि कैसे उसकी डिफरेंट हिस्ट्री लेनी है। अगर फिर ऑलरेडी केस डायग्नोज होता है तो हमें उसकी हिस्ट्री कैसे लेनी है, तो इसका हम वैसे पढ़ लेते हैं यहाँ पे। व्हेन एंड हाउ डायग्नोसिस मेड, आपकी शुगर की तशखीस कब और कैसे हुई। फिर उसके क्वेश्चन फॉर सिम्टम पूछ लेंगे, ठीक है ना। भाई पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, पानी प्यास तो ज़्यादा तो नहीं लगती, भूख ज़्यादा तो नहीं लगती, प्यास, ठीक है, पेशाब वगैरह ज़्यादा तो नहीं आता। नेक्स्ट द क्वेश्चन फॉर इन्वेस्टिगेशन, आप अपने खून के टेस्ट सारे करवाए थे, छाती का एक्सरे करवाया था, ठीक हो गया। फिर क्योंकि डायबिटिक पेशेंट होगा तो उसको एडवाइज होगा कि वो एक्सरसाइज करे। फिर उससे पूछना है कि आप बाकायदगी से वर्जिश करते हो, बाकायदगी से खुराक का जो वो है अपना परहेज़ करते हो, ये सारी चीज़ें आपने पूछें। फिर वही कॉम्प्लिकेशन की पूछ लेना जो मैंने पहले बताया था, DKA का, इस शुगर से आप बीमार हो गए और बेहोश हो गए और अस्पताल में दाखिल हुए हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, रेटिनोपैथी, ये वगैरह, ठीक हो गया। जॉन्डस के बारे में मैंने बताया था कि जॉन्डस क्या होगी, जिस साइन होगा उससे आपने पूछना है कि भाई ये आपने कब नोट किया, इधर लिखा हुआ है व्हेन डिड यू फर्स्ट नोटिस द येलिंग ऑफ स्किन और स्क्लेरा, ठीक है, कब नोट किया। हैज़ इट बीन ग्रेजुअल और सडन इनफर्ट, बढ़ती जा रही है या ठीक है, ठीक है। हैज़ द जॉन्डस वर्सनड ओवर टाइम और हैज़ इट बीन स्टेबल, ठीक है। हैव यू बीन अनवेल रिसेंटली, क्या आप हाल ही में बीमार तो नहीं हुए थे। एनी अदर एसोसिएटेड सिम्टम, इसके साथ कोई और एसोसिएटेड सिम्टम तो नहीं है, ठीक है। अब हमने करने हैं क्वेश्चन फॉर DD। अब क्योंकि आपको अगर जॉन्डस आपको याद हो, आपने जॉन्डस में पढ़ा था, जॉन्डस की 3 कॉजेज थी, प्री हिपैटिक जॉन्डस, हिपैटिक जॉन्डस एंड पोस्ट हिपैटिक जॉन्डस। प्री हिपैटिक मतलब लीवर से पहले का मसला, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है, हमारे पास ब्लड लॉस, ठीक है, ब्लड लॉस हो सकता है, अनीमिया हो सकता है। पेशेंट से आपने पूछा आपको खून में कमी तो नहीं थी आई, ठीक है ना, मलेरियल ड्रग्स हैं वो करवा देती हैं जॉन्डस, ठीक हो गया। ठीक है, प्री हिपैटिक कॉजेज आप पूछ लेंगे, जैसे यहाँ पे आपके पास अनीमिया लिखा हुआ है और मलेरियल ड्रग्स लिखे हैं। हिपैटिक कॉजेज में ये आपकी मसला लीवर का है। सबसे टॉप किसको रखते हैं हम, हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस की अब आपको पता है काफ़ी टाइप्स हैं, वायरल है, बैक्टीरियल है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, शराब तो नहीं पीते, अल्कोहलिक रूल आउट हो जाएगा। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है तो उसका क्या कहेंगे, ऑटोइम्यून में आपकी जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ठीक है, तो ये वगैरह सारा काम हो जाता है। उसके बाद हमारे सेकेंड लास्ट है हमारे पास पैल्पिटेशन आ गया, ठीक है। पैल्पिटेशन में यही आपने व्हेन डिड यू फर्स्ट नोटिस द पैल्पिटेशन, ठीक है ना, ये मतलब फिर आप यहाँ पे क्या पूछ लेना, हाउ डू द एपिसोड्स लास्ट। अब ये पैल्पिटेशन पेशेंट को होती हैं, पेशेंट से पूछना है कि ये आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ये सेकंड तक रहती है, मिनट्स तक रहती है, ये घंटों तक रहती है, ठीक हो गया। फिर ये पूछ लेना है कि ये बिल्कुल कांस्टेंट है या मतलब जब होती है तो होती रहती है या बीच में रुक जाती है, ठीक हो जाती है, कांस्टेंट है या इंटरमिटेंट है, ठीक हो गया, ये आपने पूछा। फिर क्वेश्चन फॉर DD पैल्पिटेशन का सबसे टॉप नॉच डिफरेंशियल क्या है, स्ट्रेस। कोई स्ट्रेस लेता है, आपको किसी किस्म की परेशानी तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी आप वर्जिश करते हुए तो आपको दिल की धड़कन तेज नहीं हो जाती, ठीक है। कैफीन इनटेक,
उसमें भी हो जाता है, ठीक हो गया। यहाँ पे प्रेगनेंसी में भी होता है, कोई अरिथमिया, तो फिर आपने पूछ लेना आप किसी किस्म का दिल का मसला तो नहीं है, ठीक हो गया। नेक्स्ट थायराइड प्रॉब्लम्स है, गले का मसला तो नहीं है, गले के मसले में आप हाइपरथायराइडिज्म ले आएंगे, हाइपोथायराइडिज्म ले आओगे, ठीक है। नेक्स्ट में लैक ऑफ स्लीप, आपकी नींद कैसी है, ठीक हो गया। लास्टली में हमारे पास सॉर थ्रोट है, उसकी भी वही हमारे यहाँ पे डिफरेंशियल्स लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से आपने ये हमारे बुक में मेडिसिन के 16 डिजीज़ के डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखे हुए हैं, तो इनको आपने अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको बाकी भी हो सकता है, कोई बाकी अगर कॉमन डिजीज़ आपको लगे तो आपने खुद से, ठीक है, बात यही है कि पहले आपने उसका इंग्लिश में, अब कोई भी कॉज है, कोई भी डिजीज़ है, उसको आपने पहले इंग्लिश में आपने उसके डायग्नोसिस या कॉजेज जहन में लानी है और फिर उनके सिम्टम जहन में लाने हैं, फिर उनकी उर्दू ट्रांसलेट आपस में जहन में लानी है और प्रैक्टिस करनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास।